कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है? आप जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार में। जी, हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग बनाने वाले हैं। जब आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जननी रही है। मेरा एक सुझाव है, माननीय सदस्य लोग जो बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए घूम रहे हैं, इनको ये पता नहीं जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है, एमबीबीएस होता है, उसको लोक सेवा आयोग से 1 लाख रुपया है और जो विशेषज्ञ हैं उनको 5 लाख रुपया रिवर्स बिडिंग से अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब, और कुछ ट्रेनिंग करो। इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहां पे काला पानी तैर रहा है। जो बिल्डिंग्स हैं वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी हैं, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से। ये स्थिति है अध्यक्ष जी। इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड्स। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं। तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है,
मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आपका जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या काम कर रही है, हमने इस संबंध में स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स के माध्यम से लगातार उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम किया है। जहां तक गंभीर मरीजों के धनाभाव का सवाल है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है, लिस्टेड किया है, वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंसेज के बारे में, हमारी 102 एम्बुलेंसेज और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है, 2270 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है, और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता आप माननीय सदस्य ने की। डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते। बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते थे। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय हैं जहां हम सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की। टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है, और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तरफ तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक डेट से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी, अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए अध्यक्ष जी, उत्तर जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुनिए। अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया विधायक जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी नीति में बनना शुरू हुआ। रुकिए, अभी रुकिए ना, फीस नहीं। अरे उत्तर आ जाने दीजिए सारे भैया, पानी बोलो। मैं ऊंचा बोल रहा है, मुझे रोक रहे हैं कि ऊंचा मत बोलो, आप भी मेरा सहयोग करो। चलो
देख लूंगा, वो अनुचित होगा तो अच्छा मैंने संसदीय तो निकाल दिया जाए, उसको निकाल उसको निकाल देंगे। अध्यक्ष जी, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग बनाने वाले हैं। जब आप एक उंगली उठाते हो तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? अध्यक्ष जी, पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। एक बात साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं। आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं, आपको इजाजत नहीं है। प्लीज बैठिए। तूफानी जी बैठिए, ठंडा पानी पियो। मिस्टर तूफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है। नहीं, किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है। उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो। आप नहीं, तूफानी जी जो कुछ भी तूफानी जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा। बैठिए तूफानी जी, नहीं है, आपको इस बात की इजाजत नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर आगे नहीं बैठिए, जिनका प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न वो पूछेंगे बस। अध्यक्ष महोदय, मैं दोषी मंत्री जी को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पे। क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार में। और प्रश्न क्या आपका? ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार डीजीएमई के पद को चेंज करके आईएएस ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? अध्यक्ष जी, सवाल तो ये स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने लगाया है, सवाल इन्होंने चिकित्सा शिक्षा का पूछा है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने निर्णय लागू किया है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में टीबी का जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवा उपलब्ध है? यदि नहीं है तो कब तक पहुंचा दें? टीबी की दवा माननीय अध्यक्ष जी हर जगह उपलब्ध है। चूंकि ये दवा उत्तर प्रदेश में बनती नहीं है, बाहर से आती है, लगातार हम दवाई उपलब्ध करा रहे हैं और हम स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 शहतुल प्रधान 9 शहतुल प्रधान। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर लेने का मौका दिया। आप प्रश्न पूछने का, उत्तर लेने का, सुन तो लो पूरी बात। चलो लेना देना बराबर करो, आगे चलो। तो इसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैंने पूछा कि भाई डॉक्टरों की कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डॉक्टर रखे जाएंगे। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8,431 पद स्वीकृत हैं और 4,426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में स्वीकृत हैं अलग से। तो इसमें एक आंसर तो इनका पहले आया था। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमा शंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19,011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की। अब आया है 8,031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारे साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं। पहले सबसे पहले तो यही सवाल बनता है
आप किसी सीएससी पर जाते हैं, पीएससी पर जाते हैं, वहां सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है सीएससी पीएससी पर पहुंचता बने। और सीएससी पीएससी पर हाल ऐसा है, ना वहां हड्डी का डॉक्टर है, ना वहां गायनी है, ना वहां रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी जगहों पे ही कहीं नहीं है, वहां नहीं, ना वहां पे सर्जन है, ना वहां पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और सीएससी पीएससी सहित जिला जो अस्पताल हैं उनमें आपके टोटल पद कितने स्वीकृत हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितने पद आपके सृजित किए गए। मैं एक और सवाल करूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अनुपूरक की बात रखेंगे कि सरकार ने पिछले 23-24 में 400 पद निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, एक बार विज्ञापन निकला, दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टर्स का निकला। इसमें कितने डॉक्टर्स विशेषज्ञ आप लोगों ने भर्ती किए या कितना को चयन आप लोगों ने किया, ये माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरे नंबर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, एक आपका चयन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग प्रयागराज है, एक तो उससे चयनित करते हैं आप, उनकी तनख्वाह रखते हैं 60 से 70 हजार। एनएचआरएम जो है उससे आप लेते हैं, उससे आपने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हम 5 लाख तक देना चाहते हैं। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप एक जिले का नहीं बताओ, प्रश्न बताओ। हाँ, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावदा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया। आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्त नहीं किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया या प्रधान, आप प्रश्न पे आइए सीधा प्लीज। मैं पूछना चाहता हूं साफ स्पष्ट, जो आपने सीधा प्रश्न करिए, निकाला, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं, सीधा प्रश्न करिए, सवाल पूछ रहा हूं। हाँ। सीधा आप स्पष्ट बता दीजिए कि आपने पिछले सालों में जब से आप मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग के, कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की? दूसरा, आप जिस तरह एनएचआरएम के माध्यम से 5 लाख की तनख्वाह पर डॉक्टर रखने की बात कर रहे हैं, क्या आप उन डॉक्टर जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, नौकरियां छोड़ कर जा रहे हैं, क्या उनको भी वही तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे? बैठिए माननीय मंत्री। मेरा एक सुझाव है, माननीय सदस्य लोग जो बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए घूम रहे हैं, इनको ये पता नहीं जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है, एमबीबीएस होता है, उसको लोक सेवा आयोग से 1 लाख रुपया है, और जो विशेषज्ञ हैं उनको 5 लाख रुपया रिवर्स बिडिंग से अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब, और कुछ ट्रेनिंग करो। उसके बाद अध्यक्ष जी, इनको पता होना चाहिए दोनों चिकित्सकों में अंतर होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा हमसे है कि अभी तक हमने कितने चिकित्सकों को नियुक्त किया, कितने कार्यरत हैं। हम पूरा बता रहे, पूरी सूची आपके सामने रखते रहे। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या हमारे पास 19,656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक हैं वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है, तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं। ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है
वैसे 404 चिकित्सक हैं। एनएचएम के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल संख्या 2299 है। अध्यक्ष जी, प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8431 है। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के